आज हम अपने न्यू चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट लेंगे और हमारे सिलेबस के तकरीबन जो बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और होप सो कि हम जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कुछ और छोटे शॉर्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास में हम जो मैंने आपसे पहले कहा था कि 6 और 8 चैप्टर उनकी हमारे पास डिस्कशन होगी। तो आज चैप्टर नंबर 5 हम बात करते हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारा जो बुक में आपको रेफर करने हैं तो पेज नंबर है 125 125। ठीक है, और 125 में आप चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। इंट्रो में चैप्टर में आपको नाम हमारे चैप्टर का नज़र आता है और उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हम अगर देखें तो उससे पहले हमें डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात नज़र आती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब जाइगोट से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है वो हमारी डेवलपमेंट कहलाती है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। अब लोअर एनिमल्स में तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन हायर एनिमल्स में ये काफ़ी पेचीदा अमल है। डेवलपमेंट का, और उसमें हमारे एम्ब्रियो को अपने फर्स्ट सेल कॉल्ड जाइगोट से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है ना, और जाइगोट का हमें याद है कि जाइगोट में हम देखते थे कि जनाब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने के नतीजे में एक सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। तो जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता है और डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो फिर पैदा हो या प्लांट के अंदर सीड में महफूज रहे, उसके बाद जो भी पैदा होने के बाद जो चेंजेस आएंगी उसे आप ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज अ permanent irreversible increase in size, weight, shape, structure, usually accompanied by a permanent change of form is called growth. तो ग्रोथ में जैसे अगर हम अपनी मिसाल लें, आप लोग अपनी मिसाल लें, छोटे से थे आप, नर्सरी में जब आपको एडमिशन करवाया गया होगा या किसी और कैटेगरी में, तो उस वक्त से लेके आज तक में आपको अपने साइज, अपने वेट और अपनी शेप और स्ट्रक्चर में बहुत सारा फर्क नजर आएगा। और ये सब कुछ अब रिवर्स नहीं हो सकता। हम सोचें कि जी अब हम दोबारा से वो छोटे से क्यूट से बच्चे बन जाएं, तो ऐसा अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, वापस हमारे उसमें हम नहीं जा सकते। ठीक है ना। इसी तरह डेवलपमेंट की बात आप करें तो डेवलपमेंट भी कुछ ऐसा ही चेंज होता है। जाइगोट बनने के बाद जब वो डिवीजन शुरू कर देगा तो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। जाइगोट में हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब होता है कि एक करेक्टर जो है वो डिसअपेयर हुआ और दूसरा करेक्टर हमारा अपेयर हुआ, और इस तरह से करेक्टर वाइज हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। हमारे से मुराद है एम्ब्रियो।
और फिर हमारा एम्ब्रियो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है आफ्टर बर्थ या आफ्टर द सीडलिंग। सीडलिंग अगर प्लांट में बात करें तो सीडलिंग हो रही है, वो जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है अपने आप को, और फिर एक नया बड़ा पौधा या दरख्त बन जाता है। ठीक है ना। एनिमल में भी वो एक एडल्ट के तौर पर हमें सामने नजर आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एज यूजुअल हर चैप्टर में आपने देखा कि जी पहले बॉटनी का कुछ पोर्शन आता है और फिर जूलॉजी का। यहाँ पर बॉटनी में हमारे जो पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हमें नजर नहीं आता। कोई इत्तेफाक से एक क्वेश्चन है, हम आगे चलकर देखेंगे, वो भी उस सूरत में कि जब कोई रहम दिल टीचर या एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है और उसने ये क्वेश्चन दे दिया तो, वन अदरवाइज यहाँ से हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ही देखते हैं। हाँ, जोलॉजी में हमें लॉन्ग क्वेश्चन नजर आते हैं, वो हम देखेंगे उसमें आगे चलकर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, और उसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 125 पर ही प्लांट्स की आपसे कहा जाता है व्हाट इज मेरिस्टेम्स, व्हाट इज मेरिस्टेम्स, डिफाइन देयर टाइप्स। मेरिस्टेम्स क्या है, उसकी टाइप्स को डिफाइन। द ग्रोथ रीजन इन अ प्लांट बॉडी आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स and the tissues which are present in these regions is called meristem tissues, which is continuously divide and form a number of cells, increase the number of cells. तो मेरिस्टेम्स हमारे, व्हाट इज मेरिस्टेम, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जी, बच्चे ने कहा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट इज मेरिस्टेम, डिफाइन देयर टाइप्स। तो हमारे प्लांट्स के रूट, स्टेम या लीफ या फ्लावर या ब्रांच, कोई भी पार्ट हो, कोई भी ऑर्गन हो, उस ऑर्गन की टिप पर, ठीक है ना, उस ऑर्गन की टिप पर जो हमारा टिश्यूज होते हैं उसे आप मेरिस्टेमिक टिश्यूज का नाम देते हैं और उस पार्ट को आप मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। और ये कंटिन्यूसली यहाँ टिश्यूज जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, सेल डिवाइड होकर नए सेल बना रहा होता है और न्यू सेल फॉर्मेशन करते हुए लेयर बनाते चले जाते हैं मेरिस्टेम टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेम्स तो हो गई बात। अब मेरिस्टेम्स की टाइप, तो हमें तीन टाइप्स नजर आती है। एक कहलाती है एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरी कहलाती है लेटरल मेरिस्टेम्स और तीसरी कहलाती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जो हमारी एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं, these मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन द एपिकल रीजन। नाम है ना एपिकल, एपिकल माने होता है सिरा या आखिरी हिस्सा। तो ये आपको प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं उनके एपिकल यानी आखिरी सिरे पर आपको नजर आएंगे। और दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, ये पौधे की प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। रूट को बड़ा किया जा रहा होगा लेंथ वाइज, या शूट को, स्टेम को बड़ा किया जा रहा होगा, या ब्रांचेस को बड़ा किया जा रहा होगा। तो ये बड़ा करने के लिए यानी लेंथ बढ़ाने के लिए हमारे प्लांट्स के एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डिवीजन कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं। दूसरी टाइप हमारी जो हमने थोड़ी सी कहीं पढ़ी है किसी जमाने में,
लेटरल मेरिस्टेम्स, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम्स के नाम से नहीं पड़ी थी। Present in between the vascular bundles of the stem of gymnosperms or most dicot plants. It is commonly known as cambium. ठीक है, कैम्बियम शायद लफ्ज हमने पढ़ा था कहीं, और याद होगा, नहीं तो हम वैसे भी बता देते हैं आपको। कैम्बियम हमने कहा था सेकेंडरी ग्रोथ जो सेल्स करते हैं, टिश्यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड कैम्बियम टिश्यूज। और ये दो टाइप के हमने पढ़े थे, एक कहलाता था कॉर्क कैम्बियम जो हमारे स्टेम के एपिथेलियल टिश्यूज में मौजूद था, और दूसरा कहलाता था वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद। और ये कॉर्क कैम्बियम तो हमारे प्लांट्स यानी ट्रीज की जो बार्क है, छाल है, उसको फॉर्म कर रहा होता था। लेंटिसल जख्म जो है उसके, उनको कवर कर रहा होता था। और जो वेस्कुलर कैम्बियम थे वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हुए हमारे प्लांट में स्टेम को मोटा या थिक कर रहा हो, इसी वजह से वहां पर एनुअल रिंग बनता है। याद आ गया होगा याद। दे आर कंपोज ऑफ कैम्बियम एंड फेलोजन टिश्यूज एंड हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या हेल्प करते हैं, जबकि इंटरकैलोरी टिश्यूज या मेरिस्टेम्स प्रेजेंट इन द बेस ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड तो याद है ना, इंटरनोड को हमने देखा है कभी कि जो दो नोड्स हैं, नोड किसे कहते हैं, जहां से बर्ड्स निकलती हैं ब्रांचेस की ना। जैसे गन्ना देखा ना, तो गन्ने के आपने देखा हो दो, बहुत सारी आपको वहाँ हार्ड लाइनिंग नजर आएंगी, तो वो हार्ड लाइनिंग जो होती है कहलाती है नोड्स, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड्स। तो ये इंटरनोड्स के बेस पर मौजूद होती हैं, और फ्लावर बनाना, ब्रांच बनाना, या वहाँ से अगर लीफ निकल रही है तो उसको फॉर्म करना, तो उसके लिए जो सेल रिक्वायर्ड है वो सेल प्रोवाइड करेंगे इंटरकैलोरीज मेरिस्टेम। तो ये तीन आपने बता दिए। एक सवाल और, शॉर्टेस्ट क्वेश्चन में जो 1 मार्क्स का, आपको याद है ना बॉटनी में एक तो 2 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपसे ये तीनों की डेफिनेशन भी पूछ ली, लेकिन एक आता है 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स में आपसे मेरिस्टेम्स तो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मेरिस्टेम, और दूसरी राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, और आपसे नेम बोल देते हैं कि मेरिस्टेम की टाइप के नेम बता दें। तो ये उस सूरत में जब 1 नंबर का सवाल हो, 2 नंबर में आपको तीनों बताने होंगे। ठीक है जी, तो ये दो सवाल हमारे एज अ शॉर्टेस्ट और शॉर्ट। जबकि आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले पेज पर आप देखेंगे, उससे पहले आपको कुरानी आयात नजर आएंगी। तो आपको याद है कि कुरानी आयात हमारी इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बायो में सवाल इनका कोई नहीं पूछा जाता, जैसे 9 में पूछा जाता था। कुरान में पूरी इंसान की एम्ब्रियोलॉजी है, कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, वो हम वहाँ देख लेंगे। और हमने आपको शायद एक बार जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी थोड़ा सा आइडिया दिया था। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जनाब डिफाइन द फेसेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। 126 पर डिफाइन द फेसेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। तो हमारे पौधे में 3 फेसेस हैं। अच्छा, इसी तरह ये 2 नंबर में हमने तीनों फेसेस बतानी है,
और अगर ये एक नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा तो तीनों फेसेस के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। यानी वो आपसे वहाँ डेफिनेशन बोल रहे हैं कि भाई व्हाट इज ग्रोथ एंड राइट द फेसिस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। तो अगर राइट करने के लिए बोले हैं तो वो एक नंबर में बोला जा रहा होगा, और अगर आपसे टाइप्स या फेसिस ऑफ ग्रोथ की डिफाइन करवा रहे हैं तो वो दो नंबर के लिए पूछा जा रहा होगा। कैनियर में देखेंगे ये सवाल भी आपको नजर आएगा, एक नंबर में भी और दो नंबर में भी। तो तीन फेसेस हमें नजर आती हैं। पहली कहलाती है फॉर्मेटिव फेस। नाम फॉर्म, तो इसका मतलब है कि ये फेस वो होगी जिसमें फॉर्मेशन की जा रही है। दूसरी इलोंगेशन फेस, तो इसमें इलोंगेट किया जा रहा होगा, लेंथ वाइज सेल अपने आप को बढ़ा रहे होंगे, लंबाई में बड़ा कर रहे होंगे। तीसरी डिफ्रेंशिएट या मैच्योरेशन, तो इस फेज में वो अपने आप को मैच्योर कर रहे होंगे। डिफरेंट टिश्यूज, स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा, पेरन कायमा, ये बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीनों फेसेस की डायग्राम है जिनको हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहली है जी फॉर्मेटिव फेस। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप्स ऑफ द रूट्स और शूट्स। तो ये हमारे पास रूट का टीएस है, और रूट के टीएस में हमारे पास जो पहला पोर्शन है ये ब्राउन सा, लाइट ब्राउन, जिसको मैं अलग कर रहा हूँ सेपरेट, ये जो होता है ये रूट कैप कहलाता है। और रूट कैप में ही पहली फेज हमारी चल रही होती है, जो छोटे से सेल आपको ये यहाँ नजर आ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की जा रही है मेरिस्टेम्स की, सेल डिवीजन की जा रही है, ये रीजन हमारा, इतना रीजन हमारा, ठीक है, ये रूट टिप्स हो या हमारा स्टेम का टिप हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं। कौन से? मेरिस्टेम। कंटिन्यूसली डिवाइड एंड दस इंक्रीज इन नंबर, ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं और तादाद बढ़ाकर फिर डिवाइड होते चले जाते हैं। तादाद बढ़ाने का कुछ ना कुछ मकसद है, ठीक है ना, ताकि अगली स्टेज में सेलों की जो नंबर्स हैं वो पूरे कर दी जाए। द सेल्स इन दीज रीजन आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ये आपको देखें बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, एंड हैव थिन सेलुलर वॉल, और इनकी सेलुलर वॉल मोटी नहीं है ज़्यादा। भाई इन्होंने बार बार डिवाइड होना, तो मोटी दीवार बना के क्या का फायदा, तो दीवार को फिर डिवाइड करना है तो वो टाइम ले लेंगे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म इनमें ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, और वैक्यूल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा, मगर न्यूक्लियस बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीजन। तो इनका न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होंगे वो हर सेल के वो बड़े होंगे, लार्ज, ताकि डिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हो रहे थे सेल, और डिवाइड होकर वो लेयर बनाते जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी इलोंगेशन के लिए सेल प्रोवाइड कर दिया जाता है। इलोंगेशन, इलोंगेट, लंबा, दिस फेज ऑकर्स इमीडिएटली बिहाइंड द फॉर्मेटिव। तो इसके ये फॉर्मेटिव के फौरन ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या नज़र आ रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं इस रीजन में इलोंगेटेड सेल।
ठीक है, और फौरन ही जो हमारा फर्स्ट फेज है उसके फौरन ही सेकंड फेज शुरू हो जाता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर अनेबल टू डिवाइड। पहले रीजन में सेफ डिवीजन करने वाले, और दूसरे फेज में जो सेल अब यहाँ मौजूद हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, मगर बट दे आर लार्ज इन साइज बिकॉज दे आर इन टर्जिट कंडीशन। ये कौन सी स्टेज में आ जाते हैं? टर्जिट कंडीशन में आ जाते हैं। टर्जिट कंडीशन का मतलब होता है अपने मैक्सिमम साइज को बना लेते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम साइज को बनाने का मतलब है कि जनाब ये अपना एलोंगेट हो जाता है। तो डिवीजन तो इन्होंने करनी नहीं, लेकिन इलोंगेशन करना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। सही। उसके बाद तीसरी हम पॉइंट की बात अगर करें तो इन द रूट, अगर जड़ में बात करें, द रीजन ऑफ elongation extend over a few millimeters and in the stem over a few centimeter। तो अगर हम रूट में बात करें तो इसकी जो एक्सटेंशन है, इनका जो जगह है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लाइक अ फ्यू मिलीमीटर, जबकि स्टेम में इनकी जगह या तादाद इतनी होती है कि वो कुछ सेंटीमीटर में हमें नज़र आ सकता है। इस स्टेम पर भी डिपेंड करता है किस प्लांट का स्टेम है, ठीक है जी। तीसरी स्टेज मैच्योरेशन और डिफ्रेंशिएट होना। अब इस स्टेज में जो कि फौरन ही बिहाइंड द एलोंगेशन ये हमें नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये कंडीशन, ये वाला स्टेज, थर्ड स्टेज, ये हमारी क्या है? ये हमारी अब अपने आप को मैच्योर करने के लिए, और जो टिश्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के वो बनने की तरफ चले जाएंगे, मैच्योर होने लगे। हेयर द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल टेक प्लेस। इनकी सेल वॉल की मोटाई ज़रा अपने साइज में आ जाएगी, और elongated cells आर मॉडिफाइड इनटू परमानेंट ones। और ये elongated टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज में बदलना शुरू हो जाए। परमानेंट टिश्यूज आपने प्लांट में पढ़े थे ना, स्केलन कायमा, पेन कायमा, कोलन कायमा, और हमारे वेस्कुलर बंडल्स, तो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैच्योर हो रहे हैं और डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। इन दिस फेज द सेल्स आर अडॉप्टेड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। और फिर वो अपने आप को, जो उनके लिए काम है, जो आपने शायद अगर याद आ जाए आपको, यकीनन जहन में होगा, तो जो हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट, स्केलन कायमा, कोलन कायमा, वहाँ पर आपने फाइबर्स, वहाँ पर आपने ट्रैकीड्स, है ना, वो पढ़े थे। तो वो सेल्स अपनी परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं और परफॉर्म करने लग जाते हैं। इस तरह ये तीन फेसेस हमें नज़र आती सेलों की, और ये किसी भी रूट या स्टेम की टिप पर आपको नज़र आए, ठीक है जी। तो ये दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारी बॉटनी में था। अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी मैं बात कर रहा था कि कभी इत्तेफाक से कोई आपका नेक दिल टीचर आपको कंडीशन ऑफ ग्रोथ डिटेल से मालूम करवा दें कि भाई ज़रा डिटेल से बता दो, तो फिर आपको ये
डिटेल से बताने होंगे, लेकिन ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी कोई हमारा रहम दिल टीचर अगर पूछना चाहे तो पूछे। क्यों? क्योंकि ये बहुत यूजुअल सी चीज़ें हैं जो आपके जहन में भी मौजूद हों। तो कंडीशन फॉर ग्रोथ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है एक्सटर्नल कंडीशन और दूसरी कहलाती है इंटरनल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन में बैरूनी हालात क्या हैं? बैरूनी हालात ख़राब भी हो सकते हैं, बैरूनी हालात अच्छे भी हो सकते हैं। नहीं, सपोज अगर हम अपनी कोई भी प्लांट की बात करें, जी प्लांट को पानी नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए बाकी सारी कंडीशन तो मौजूद है, सिर्फ पानी नहीं है, तो वो नेगेटिव कंडीशन उसकी ग्रोथ पर नेगेटिव असर डालेगा। ठीक है ना? जी, हमारी ग्रोथ पर जो है वो नॉर्मली सवाल नहीं उठाया जाता कंडीशंस पर। सवाल एक बच्ची ने पूछा कि कंडीशन फॉर ग्रोथ पर भी क्वेश्चन आता है क्या? तो मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि जब कभी कोई रहम दिल टीचर आप पर रहम कर दे तो वो आपको कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात भी कर देगा। लॉन्ग में, शॉर्ट में तो आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट में तो आ ही जाता है, लॉन्ग की बात है। तो अगर कोई भी कंडीशन हमारे प्लांट की असरअंदाज होती है तो उसकी ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ेगा, और कंडीशन अच्छी होती है तो पॉजिटिव असर पड़ेगा। कौन सी? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कंडीशंस क्या क्या है? इकोलॉजी में भी आपने देखी हैं और थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर से भी आपने पढ़ी है। लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि इसका एंजाइम अपने मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वहाँ अपनी आखिरी हद तक काम कर रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना एंजाइम्स, अगर याद है कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में आपने कहा था कि एंजाइम्स की एक रेंज है, हीट स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, और ये ख़ास टेम्परेचर में एक्टिव रहता है, और अगर कम हो जाए तो इनएक्टिव हो जाता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। प्लांट में भी ऐसे ही होता है। तो प्लांट की भी एंजाइम्स जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चला रहे हैं वो भी ख़ास टेम्परेचर में ही काम करते हैं। तो टेम्परेचर का रेगुलेट होना जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं एंजाइम, वो हमारी प्लांट की ग्रोथ पर पॉजिटिव असर डालता है। क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोटोप्लाज्म एंड सेल डिवीजन टेक प्लेस रेपिडली एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो मेटाबॉलिक फंक्शन सेल के चल रहे होंगे, नया प्रोटोप्लाज्म फॉर्म किया जा सकता है, और सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है, यानी मेरिस्टेम्स थे ना अभी, तो वो अच्छे टेम्परेचर पर बड़ी अच्छी डिवीजन कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही होगी, फॉर्मेशन हो रही होगी तो एलोंगेशन भी होगी, मैचुरेशन भी होगी। दूसरी कंडीशन जो हमारी एक्सटर्नल आती है उसे हम कहते हैं लाइट। लाइट का तो माशाल्लाह से हमें बच्चों ने बड़ी डिटेल पढ़ी थी इकोलॉजी में, उसकी कुछ बातें आप यहाँ ऐड कर दें। जो आपको कॉमन बात मालूम है कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना? अगर लाइट कम हो गई या है ही नहीं तो फिर क्लोरोफिल विदाउट विच फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा हमारा क्लोरोफिल, अगर रोशनी कम है या कम है तो वो कम हो जाएगा, और अगर है ही नहीं तो फिर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। और यूजुअली लाइट इफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इन थ्री वेज। रोशनी
हमारे प्लांट की ग्रोथ पर तीन तरह से असरअंदाज होता है। ये तीनों असर भी आप देख चुके हैं, अभी आपके सामने आएंगे तो आप बोलेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत क्या है। शदीद रोशनी है तो भी प्लांट के लिए बड़ा मसला है। रोशनी की ड्यूरेशन क्या है, पौधे को जो ड्यूरेशन चाहिए, जितने घंटे चाहिए उतने घंटे रोशनी है भी कि नहीं। पढ़ा था ना आपने, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। हम वहाँ यहाँ पर वो जिक्र नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइट, रोशनी की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी चाहिए थी, रेड कलर चाहिए था, ब्लू कलर चाहिए था, वो है भी अवेलेबल कि नहीं। तो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रॉय टू क्लोरोफिल विच अल्टीमेटली इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा है तो वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लोरोफिल को तोड़ देगा। और क्लोरोफिल टूट गया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस गया। फोटोसिंथेसिस गया तो फिर अब कहाँ से चलेगा, खाना ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे करें। रिटार्ड मीनिंग पूछी है बच्ची ने, रिटार्डिंग। तो रिटार्ड आपका कहते हैं कि हम उसको मना करते हैं, कोई चीज है तो उसको हम मना करते हैं आराम के साथ, रिटार्ड कर दिया जी। जैसे रीग्रेड होता है ना, रीग्रेड गलत तरीका है। रीग्रेड में हम जो है वो मतलब कोई कंडीशन लगा देते हैं, कोई नेगेटिव कंडीशन, और हम उसकी जिल्लत कर देते हैं। रिटार्ड में हम बगैर किसी कंडीशन के मना करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई हमारे पौधों में लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, तो वो क्यों थे, क्योंकि फ्लावरिंग, फ्लावर भी तो एक ग्रोथ का पार्ट है ना। फ्लावर बनेगा तो ग्रोथ हो रही है तो बनेगा ना। लेकिन अगर पौधे को जितनी लाइट रिक्वायर्ड है तो वो नहीं मिल रही तो पौधा फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा सही तरह। तो उसी तरह लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी फ्लावर, तो उस पर भी हमारे जरूरी होता है लाइट की ड्यूरेशन। तो प्लांट्स की अपनी अपनी नीड है, वो नीड पूरी होनी चाहिए, वरना अदरवाइज ग्रोथ पर असर पड़ेगा। थर्ड वन, लाइट का जो इफेक्ट है वो क्वालिटी ऑफ लाइट, लाइट की क्वालिटी। क्योंकि हमने देखा था कि रेड और ब्लू इज द फेवरेबल लाइट वेवलेंथ, तो वो फेवरेबल होगी तो फिर हमारा पौधा सेल डिवीजन कर पाएगा। अदरवाइज रिटार्ड सेल इनलार्जमेंट, सेल के इनलार्जमेंट को मना कर देंगे। तो भाई मेरे पास तो एनर्जी इतनी है ही नहीं कि मैं तुम्हारी ग़िज़ा पूरी कर सकूं, तो मैं तुम्हें बड़ा कैसे करूं। तो इसलिए वो रिटार्ड कर देगा उसको। यूवी लाइट डिस्ट्रॉय द प्रोटोप्लाज्म और रिटार्ड द ग्रोथ। अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, ब्लू और रेड नहीं है, और अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा हो गई तो वो प्रोटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। उसके नतीजे में हमारे ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन की सांस लेने की ज़रूरत है ना प्लांट को भी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय द रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो पौधा भी अपने लिए खाना तो बनाता है, लेकिन खाने को ऑक्सीडाइज भी तो करेगा ना, तभी तो अपनी एनर्जी को यूज कर सकेगा। तो ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है पौधे को, और ये ऑक्सीजन हमारे प्लांट को अगर ना मिले
ठीक रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसके नतीजे में ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल जो फूड प्रोडक्शन में यानी ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी में कमी आ गई तो फिर ग़िज़ा ठीक तरह से नहीं बन पाएगी, और ग़िज़ा ठीक नहीं बनेगी तो डेफिनेटली सेल के प्रोटोप्लाज्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, और फिर वो अल्टीमेटली ग्रोथ पर असर आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई ज़रूरियात। शायद हमें याद है कि हमने फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर था न्यूट्रिशन का, वहाँ पर प्लांट की न्यूट्रिशन की बात की थी। वहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है ना, उसके डेफिशिएंसी एंड देयर सिंड्रोम्स। तो पौधे की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट्स पर, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है। और अगर इसकी क्वांटिटी ज़मीन में कम है, लाइक जैसे एग्जांपल की नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, सो आई कैन नॉट प्रिपेयर प्रोटीन, तो पौधा प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और अगर आपको याद हो, हमने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वहाँ याद की थी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ एक जो उसका सिस्टम था उसमें आप कहते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो बेकायदा से हो जाता। चलिए, एक सवाल आया कि सर फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक सवाल शॉर्ट में फर्स्ट ईयर में याद किया होगा आप लोगों ने, और उसमें आपको दिखाया गया होगा C4 प्लांट्स के बारे में। ठीक है, नहीं याद तो हम याद करवा देते हैं आपको। यानी कि हमारा ये क्रॉपिंग की है हमने, किसी भी फसल को लगाया, लाइक वीट है, कॉर्न है, शुगर केन है, ये फसलें हैं ना हमारी। अब ये वीट की मिसाल ले रहे हैं। वीट अभी हमने मेरे ख्याल से उगाना शुरू कर दिया होगा ना, प्लांटेशन शुरू कर दी होगी, दिसंबर में शुरू हो जाती है। जनवरी में पौधे बड़े होते होते फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाकर ये फ्लावरिंग करेंगे, मई में ये फ्रूटिंग करेंगे। मई जून में ग्राउंड एरिया ऑफ हमारा जो एरिया है सिंध का ग्राउंड एरिया, जिस वक्त ये फ्रूटिंग करेंगे, फूल से जो बीज बनेगा, पकेगा, उस वक्त सूरज की रोशनी, सनलाइट, मई जून है ना, बड़ा तेज, इंटेंसिटी बहुत तेज, टेम्परेचर बड़ा हाई। पौधा बेचारा तो फंस गया, क्योंकि पौधे को अगर गर्मी से बचना है तो वो क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन करेगा। ऐसे ही था ना, ट्रांसपायरेशन करता था। और ट्रांसपायरेशन करने का मतलब है पानी को निकालना। अब गर्मी इतनी है, पानी जमीन में वैसे ही नहीं है, और पौधा भी निकाल दे, तो पौधा क्या करता है? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता। स्टोमेटा क्लोज इन डे टाइम। अब क्या मसला आ गया? अब मसला आ गया कि ये ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा, तो ये इसकी मजबूरी बन जाती है। और स्टोमेटा के बंद होने से ऑक्सीजन कहाँ से ले?
तो अगर हमें याद हो कि जनाब फोटोसिंथेसिस, है ना, तो हम कहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बना देता है ग्लूकोज, C6H12O6। और क्या बनाता है, सॉरी O6 प्लस, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अब पौधे का स्टोमेटा तो बंद है, ऑक्सीजन पौधा कहाँ से ले, पौधा ये वाली ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। ये वाली ऑक्सीजन कहाँ डालता है वो, ये वाली ऑक्सीजन डालता है अपने रेस्पायरेशन में, और रेस्पायरेशन के नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वो यहाँ यूज कर लेता है, क्योंकि स्टोमेटा तो बंद है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकती। इस तरह एक चक्कर चलता है जो कि छोटा सा होता है, लेकिन शदीद धूप में वो अपनी ही बनाई हुई ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन में यूज करता है, और रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है जी। उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था फर्स्ट में, आप लोगों ने, और वहाँ आपने इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया फोटो रेस्पायरेशन का। अब इंटरनल फैक्टर्स, ये तो हुआ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आमतौर पर ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन पढ़े में आपने। तो इंटरनल फैक्टर में ये हार्मोन्स हमारे रोल प्ले करते हैं, और इनकी ठीक क्वांटिटी अगर है तो ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, और अगर ठीक क्वांटिटी नहीं है तो ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। अब इनकी ग्रोथ की क्वांटिटी यानी हार्मोन्स की क्वांटिटी कैसी हो, कितनी हो, ये डिपेंड करता है इसकी जेनेटिक्स पर। भाई कुछ पौधे हैं जो शॉर्ट लेंथ वाले हैं, तो आप उनको कहेंगे ये लंबे हो जाएं, तो ये लंबे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। कुछ पौधे हैं जो लंबे हैं कद के, तो वो उनकी जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है, ये जेनेटिक्स भी उनकी इंटरनल फैक्टर है, तो उस पर डिपेंड करता है, और हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स कहलाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जी अगर हमारा नाइट्रोजन का अभी हमने जिक्र किया था, नाइट्रोजन की क्वांटिटी अगर ठीक नहीं है तो हमारी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं देखें जी नेचर की तस्वीर कोई भी आप उठाएंगे तो बस आपकी आंखों में ठंडक सी आ जाए। कितना प्यारा सीडलिंग लग रही है आपको, बहुत क्लोज है। ठीक है। तो ये ग्रोथ पर हमारे जो कंडीशंस थी उनकी बात आपके सामने रखी थी। उसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक आपको जिक्र और दिया है, नहीं वो उसके बाद ही दिया, बल्कि बुक में दिखा देता हूँ, पेज नंबर 127 पर है सेकेंडरी ग्रोथ, फिर उसके बाद है कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो 127 पर आपको जो मैंने सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए जिक्र नहीं किया कि आपको याद हो कि सेकेंडरी ग्रोथ आप पढ़ कर आए और बहुत डिटेल से, यहाँ से सवाल नहीं आता, क्वेश्चन आपका वहीं से जो हमने किया था ना चैप्टर 2 में, तो वहीं से पूछा जाता है। ठीक है। तो उसे वहीं से हम याद करेंगे जो हमने आपको करवाया था, कैम्बियम टिश्यूज याद करने हैं दोनों।
यहाँ से जो क्वेश्चन एक और हमारा पूछा जाता है वो है ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ की आपस में रिलेशन प्लांट्स में हमारे अंदर ये इक्वल है। ठीक है, ये वही वाली जो एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में दी थी कि हम अगर अपनी ह्यूमन की या एनिमल की बात करें तो हमारे तमाम ऑर्गन्स एक साथ ग्रोथ कर रहे होते हैं। लेकिन पौधों में आप देख सकते हैं कुछ ब्रांच बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, है ना। कहीं एक साइड पर फ्लावरिंग ज़्यादा है दूसरी साइड पर फ्लावरिंग कम है। तो इनको मैनेज प्लांट अपनी मदद आपके तहत करता है और उसमें ऑक्सिन यानी कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो growth correlation, the growth of a plant organ is related with the growth of other organ। यानी पौधे की पत्तियां या पौधे का फ्लावर या पौधे की ब्रांच या पौधे का स्टेम ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन पर है विच टेक प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। This relationship between the growth of organism is known as growth correlation। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन पर ग्रो करेंगे इनको बैलेंस करना है एक दूसरे को देखकर, वरना ऐसा नहीं हो कि मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने बना हुआ है ना, तो पता चले कि जी यहाँ से ये ब्रांच तो बहुत बड़ी बन गई लेकिन ये वाली ब्रांच बहुत ही छोटी। तो ऐसा रिलेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को बराबर से चला रहे होंगे, ठीक, और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। वरना प्लांट की जो बैलेंसिंग है वो खराब हुई तो प्लांट स्टेबल नहीं रहेगा। आमतौर पर होता ये कि प्लांट में एपिकल डोमिनेंसी हमें नजर आती है। एपिकल डोमिनेंसी का मतलब है कि जी ये पौधे का ये एपिक आखिरी हिस्सा, तो यहाँ पर आमतौर पे ग्रोथ आपको ज़्यादा नजर आएगी। फ्लावरिंग भी यहीं से हो रही है, ब्रांचिंग भी यहीं से हो रही है, स्टेम भी यहीं से ग्रो कर रहा है। तो ये एक फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी हम देखेंगे कि ये अपने आप को इनहिबिट भी करेगा। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स ग्रोथ ऑफ लोअर एक्सिलरी बर्ड इज सप्रेस्ड। एपिकल ग्रोथ जब हो रही होगी तो उसके एक्सिलरी एक्सिलरी ये बराबर में एक्सिल से निकले हुए ये एपिकल है, ये इसका बराबर में एक्सिलरी, इनको रोका भी जाता है। फिर इसी तरह से व्हेन एपिकल बर्ड इज रिमूव्ड द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड इज इनिशिएटेड। अगर हम ऐसी टेस्टिंग कर लें और हम एक्सिलरी बर्ड्स को हटा दें तो इसकी सॉरी एपिकल बर्ड्स को तोड़ दें हम, तो इनके एक्सिलरी बर्ड्स जो रुके हुए थे जितने भी वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स दैट द ग्रोथ ऑफ एपिक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स। इसका मतलब ये होगा कि जो एपिकल बर्ड्स या एपिकल ग्रोथ है वो असल में लेटरल बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं कितनी लेंथ पहले पहुंचूं, कितना लंबाई मेरी हो जाए, उसके बाद मैं फिर अपनी विड्थ में इजाफा करूंगा। विड्थ में इजाफा कैसे होगा, लेटरल बर्ड्स करेंगे, ठीक है। और ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ऑक्सिन याद है वहाँ करेक्टर पढ़ा होगा, ऑक्सिन का रोल पढ़े थे ना ग्रोथ पर, तो वहाँ पर आपने कहा था कि जी एपिकल डोमिनेंट करता है। तो लेटरल बर्ड्स को उस वक्त जब ये एपिकल ग्रोथ कर रहा होगा तो लेटरल बर्ड्स को ये इनहिबिट करके रखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इनहिबिटर फैक्टर भी होते हैं जो ऑक्सिन के पास होते हैं। द इनहिबिटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इज कॉल्ड इनहिबिटर फैक्टर। जब हमारे लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने से रोका जा रहा है तो उसे कहा जाता है इनहिबिटर इफेक्ट। इसी तरह एक और इफेक्ट हमें नजर आता है जिसको हम कंपनसेटरी, कंपनसेट करना। कभी आपको किसी ने कंपनसेट किया हो,
शॉपिंग करने गए हो बाज़ार में, स्टोर में, और आपके पास जो है वो कोई भी जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आपके यूज़ हो रहे हैं, या कोई गिफ्ट मिल रहा हो, प्रमोशन चल रही है, तो आपको कंपनसेट किया जा रहा हो कि भाई ये एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ले लें, फ़ायदा होगा। तो यहाँ भी कंपनसेट में हम देखते हैं कि हमारा ज़रूरत पड़ने पर हमारा प्लांट अपने एपेक्स को, एपिकल बर्ड्स को रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि लेटरल बर्ड्स मेरी अब ज़रूरत के मुताबिक छोटी रह गई हैं, तो वो लेटरल बर्ड्स को कंपनसेट करने के लिए एक्सिलरी बर्ड्स बढ़ाना शुरू कर देती है। तो एक्सिलरी भी बढ़ती है, यानी एपिकल भी, एक्सिलरी भी, और साथ ही साथ लेटरल बर्ड्स। तो ये कंपनसेट हमारे एपिकल बर्ड्स के पास होता है, क्योंकि एपिकल बर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ को, रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। हमारा प्लांट पोर्शन जो था वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। तो ये भी तीसरा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे ग्रोथ को रिलेशन पूछ लेते हैं। और आप में यकीनन अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, वरना मेरी तरफ से जो जानना चाहता है उसको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बड़ी छोटी गुनाहों की बीमारियों से दूर रखे। मैं वेट करता हूँ, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।